नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, धोखा खाना जुर्म नहीं है, धोखा देना जुर्म है। धोखा देना जुर्म है तो क्या नीतीश कुमार और नायडू बाबू ने अपने मुस्लिम वोटरों को धोखा करके आज वाकई जुर्म कर दिया? ये नीतीश और ये नायडू पिछले कई दिनों से, चाहे वो रोज़ा इफ्तार पार्टी हो या ईद का मौका हो, बार बार यही कह रहे थे मुस्लिम धर्मगुरुओं से कि हम वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे, हम वक्फ की संपत्तियों को महफूज रखेंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े। नायडू बाबू ने आखिरी दौर तक कहा और यही बात नीतीश भी इशारों में ईद वाले दिन तक मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ करते रहे। लेकिन आज जब इस बिल पर बहस शुरू हुई तो ये दोनों नेता अचानक पलट गए और दोनों ने ही मोदी और शाह का इस बिल पर समर्थन कर दिया। और उनके चलते जो बाकी सेकुलर पार्टीज थी एनडीए में, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या अजीत पवार की हो या बाकी लोगों की हो, नायडू और नीतीश की तर्ज पर वो भी मिस्टर मोदी के साथ चले गए वक्फ बिल पर। तो क्या 2 अप्रैल को आज के दिन नीतीश कुमार बिहार हार गए? क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, आज उनके हाथ से निकल गया। और दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि आज संसद में, लोकसभा में नायडू बाबू की राजनीति भी भंवर में फंस गई। और हुआ ऐसा कि नायडू बाबू के जो मुखालिफ हैं, यानी जगन मोहन रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 2 ही नेता हैं, एक या तो नायडू बाबू हैं या फिर जगन मोहन रेड्डी हैं। और आज जगन मोहन रेड्डी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उनके सांसदों ने आज संसद में कहा कि वक्फ बिल का वो विरोध करते हैं, वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं। और हाउस में ये भी कहा, सदन में सबके सामने कैमरे पर, कि नायडू बाबू ने मुसलमानों को धोखा दिया। संसद में जगन मोहन रेड्डी ने, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने, नायडू बाबू के चेहरे को बेनकाब कर दिया कि ये धोखेबाज हैं, इन्होंने धोखा दिया है और कहीं ना कहीं अपने वायदे से पलट गए। यानी कुल मिलाकर नायडू बाबू के लिए संकट ही संकट है। एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ से आज छिटकता हुआ दिख रहा है। भले ही आंध्र प्रदेश में चुनाव 4 साल बाद होने, लेकिन शुरुआत ऐसा लगता है 2 अप्रैल को उनकी भी हो गई। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना। जिन लोगों के हाथ में सरकार है ना, वो मुसलमानों को बेइज्जत करना और तबाह करना, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करना उनकी एक आदत बन चुकी है। आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहे, टुकड़े गैंग तो आप है साहब। अब दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि नायडू बाबू की आखिरी वक्त पर अमित शाह के साथ डील हुई और जाहिर तौर पर उनको अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए मोटा पैसा चाहिए, मोटे फंड्स चाहिए। लेकिन फंड के अलावा कई ऐसे आरोप हैं भ्रष्टाचार के। मिस्टर नायडू पे ऐसे कई आरोप हैं, कई फाइलें खुली हुई हैं, क्योंकि उससे पहले की जो सरकार थी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की, उसने कई मुकदमों की फाइल मिस्टर नायडू की खोली थी और मिस्टर नायडू को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। ईडी की भी जांचें थीं और भी कई जांचें। इन जांचों से बचने के लिए नायडू बाबू ने भले ही कंप्रोमाइज कर लिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है, जैसा मैंने पहले कहा, भंवर में फंस गई है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकला है। और उधर नीतीश बाबू आखिरी दम तक, ईद के दिन तक भी वो संदेश देते रहे मुसलमानों को कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो 2 उनके, आप कह सकते हैं, शिष्य हैं, संजय झा और लल्लन सिंह और संजय झा अमित शाह की गोद में बैठे हैं। लल्लन सिंह पहली बार मंत्री बने हैं सरकार में और मलाईदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लल्लन सिंह ने जब आज इस बिल पर जिरह करी तो ऐसा लगा कि कोई नीतीश का सांसद नहीं, नीतीश की पार्टी का मंत्री नहीं, कोई समाजवादी नहीं, कोई मोदी का चेला जो है वो सदन में बोल रहा है। सुनिए जरा लल्लन सिंह को, आंखें खुल जाएंगी। भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था
समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। अब दोस्तों ये सच है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा दोष जो है इस पूरे मामले में जो वादा खिलाफी उन्होंने अपने मुस्लिम वोटरों से की है, उसका दोष इन दोनों पर ज़्यादा है जो मेरी नज़र में, क्योंकि संजय झा और लल्लन सिंह दोनों ही गुजरात लॉबी की गोद में बैठे थे और सौदा जो है वो दिल्ली में ही हो गया। नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते, वो अगर फिजिकली और मेंटली फिट होते तो हो सकता है तस्वीर कुछ दूसरी होती, लेकिन सच्चाई ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का रिमोट आज की तारीख में वो अमित शाह के ही पास है। तो संजय झा और लल्लन सिंह ने खेल कर दिया, यहाँ तक जेडीयू की बात है। और नायडू की जहाँ तक बात है तो नायडू को लगा कि भाई कहीं ना कहीं चुनाव 4 साल बाद होंगे, तब का तब देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मोटा फंड लेना ज़्यादा पसंद किया। जांचों को बंद कराने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वो भी कंप्रोमाइज़ कर गए। और जब इन दोनों बड़े नेताओं ने कंप्रोमाइज़ किया तो बाकी जो सेकुलर पार्टीज़ थीं, चाहे वो चिराग पासवान हो, अजीत पवार हो या बाकी पार्टियाँ हो एनडीए की, उनका जिक्र करना का अब कोई मतलब नहीं। आप यूँ मानिए कि ये जो चैप्टर है अब ये क्लोज सा दिख रहा है। सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। और आगे आज इस सिलसिले में मेरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एपेक्स बॉडी है मुसलमानों की, उनके लीडर से बात हुई और अभी आप उनको सुनिएगा भी। उनका ये कहना है कि अब ये जंग आज की तारीख से शुरू हुई है, 2 अप्रैल से दरअसल ये जंग शुरू हुई है और ये जंग वो सड़कों पर लड़ना चाहते हैं। बात सिर्फ नीतीश कुमार की राजनीति या नायडू की राजनीति या चिराग पासवान की राजनीति उसके चैप्टर क्लोज करने की बात नहीं है। सवाल ये है कि अब मुस्लिम समाज आगे क्या करने जा रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। क्या वाकई एक बहुत बड़ा प्लान है और क्या इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुसलमान या फिर सड़कों पर आएंगे, और क्या एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, वो भी उनके साथ में आएंगे। क्या देश की राजनीति में कहीं ना कहीं फिर से उबाल आने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है। और इस सिलसिले में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चीफ स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर इलियास, जो शुरू से इस मामले को देख रहे हैं, पूरे भीतर तक हैं। उनकी सरकार से भी बात हो रही थी, जेपीसी से भी बात हो रही थी, नीतीश कुमार के लोगों से भी बात हुई, नायडू से भी मीटिंग हुई। उनका क्या अब रुख है, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी तस्वीर पूरी क्लियर होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर इलियास जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनकी बातचीत ज़रूर सुने, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी होने क्या जा रहा है। इलियास साहब, आप लोगों की बातचीत जो है वो नीतीश कुमार से हुई, आप लोगों की बातचीत चंद्रबाबू नायडू से भी हुई। दोनों की बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार चल रही है, उनके ऑक्सीजन पे ही मोदी जी की सरकार चल रही है, सांसें चल रही है। जब आपकी बातचीत हुई थी, जाहिर तौर पर उन्होंने आपको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया होगा, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया लोकसभा में, नीतीश और नायडू ने, क्या आपको लगता है कि सरासर धोखा किया ये मुसलमानों के साथ नीतीश और नायडू ने? अगर आप देखेंगे, चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो या उनकी पार्टी हो, ये सत्ता में अगर है तो ये मुसलमानों का भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कि बगैर मुसलमानों के वोट से ये लोग सत्ता में आ गए। तो अगर इन्होंने आज मुसलमानों के साथ धोखा किया है या हमें आश्वासन देने के बाद, यानी चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पे कहा था कि हम मुस्लिम इंटरेस्ट को सामने रखेंगे, तो इसी तरह नीतीश कुमार जी ने भी लोगों से कहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर आप अपने दूसरे लाभ देख रहे हैं या दूसरे फायदा उठाना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ में, या किसी दबाव में है आप, जो भी हो, हमें उससे बहस नहीं है, तो अगर आज आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं तो आपको ये समझना कि हम इसके बावजूद भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, इस भ्रम में उनको नहीं रहना चाहिए। हम ये बात पटना के यानी धरने में भी और विजयवाड़ा के धरने में भी हमने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दी है कि अगर उन्होंने बिल को समर्थन किया तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएंगे। चिराग पासवान और जयंत चौधरी ये भी कहीं ना कहीं पासा पलटा, इन्होंने चिराग पासवान तो खुलकर समर्थन में आ गए। चिराग पासवान की बात कीजिए या आपके आरएलडी के लोगों की बात कीजिए, ये दोनों का भी अगर आप वोट बैंक देखेंगे तो ये मुसलमानों के वोट के बगैर ये कोई इलेक्शन नहीं जीत नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब आप हमारे साथ धोखा करेंगे
आप मुसलमानों के की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनको जो छीनने का एजेंडा है बीजेपी का उसका साथ देंगे, तो फिर आपका ये समझना कि उसके बावजूद भी मुसलमान आपको सपोर्ट करता रहेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए ये जो आज बिल आया है पार्लियामेंट में और जिस पर बहस हो रही है और इस बात का अंदेशा है कि ये बिल लोकसभा से मंजूर हो जाएगा, ये बिल मामूली बिल नहीं है। ये बिल जो है इसमें जिस तरह के प्रोविजन लाए गए हैं उसके नतीजे में हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और खानखाएं हैं, ये हमारे हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए कि इसमें प्रोविजन से ऐसे लाए गए हैं जो प्रोटेक्शन हमको हासिल थे वो प्रोटेक्शन निकाल लिए गए। और ये बात देखिए, हम जब ये कहते हैं कि ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, उसके पीछे वजह ये है कि ये इसी तरह के प्रोटेक्शन हिंदू एंडाउमेंट को दिए गए, इसी तरह के प्रोटेक्शन जो है वो सिख एंडाउमेंट को भी दिए गए। तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ये गद्दारी की जा रही है कि मुसलमानों को जो प्रोटेक्शन हासिल थे वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वो आपने छीन लिए इस बिल के जरिए से। ठीक, आपका कहना है कि सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध या जैन, उनके जो मंदिर हैं या इबादतगाह हैं वहाँ पर इस तरह का जो नियम है नहीं है, बल्कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए इन्होंने बना दिया है। एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, आप ये कह रहे हैं, जाती हो रही। मैं एक सवाल दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूँ भाई, नायडू साहब की तो रोज़ा इफ्तार पार्टी बड़ी मशहूर होती थी और दाढ़ी पहन के और दाढ़ी लगा के ऊपर टोपी सजा के और मुसलमानों से गले मिलते थे, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मुसलमानों के बहुत बड़े मतलब सपोर्टर हों। तो जब आपकी उनसे बातचीत हो रही थी मिस्टर नायडू से, आपके डेलीगेशन की, उन्होंने क्या अश्योरेंस क्या दिया था? नहीं देखिए, असल में देखिए नायडू साहब का तरीका ये होता है कि वो बहुत क्लियर बात नहीं करते हैं। क्या क्लियर बात नहीं करते? क्लियर बात नहीं करते हैं, वो गोल मोल बात करते हैं, डिप्लोमेटिक बात करते हैं। इवन उन्होंने अपनी अफ्तार पार्टी में तकरीर की है, उसको भी आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने वक्फ बिल पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि देखिए हमने हमेशा मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है, हमने हमेशा मुस्लिम इंटरेस्ट के हक में अपनी बात कही है, इस बार भी हम मुस्लिम इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वक्फ बिल के साथ क्या करेंगे इस पर कोई बात नहीं की है। बाज़ लोग खामखा उससे ये मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वो गोया वक्फ बिल की हिमायत नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। ये देखिए, ये उनका आर्ट है कि वो बिल्कुल गोलमोल बात करते हैं, आप ये मतलब निकाल लें या वो मतलब निकाल लें। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि एक प्रेशर में है या वो अपना फायदा देख रहे हैं कि मोदी सरकार से कम मुसलमानों के इस मामले में बार्गेन करके अपना फायदा लें? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए नायडू साहब ये समझते हैं और मेरे ख्याल से गलत समझते हैं कि अभी वहाँ इलेक्शन को काफ़ी दिन है, तो इलेक्शन आते आते वो कुछ पर्क दे देंगे, कुछ टिडबिट्स दे देंगे, कुछ चॉकलेट बांट देंगे मुसलमानों को और वो फिर हम दोबारा उनके पाले में आ जाएंगे। ये इनको गलत फहमी है। देखिए ये जो सपोर्ट है इनका वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, ये बहुत घातक है मुसलमानों के लिए और इससे बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे हमारी खानखाहें, बहुत सारे ईदगाहें, बहुत सारे कब्रिस्तान हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आज भी आप देख रहे हैं कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बाद भी कई जगह पे यानी उसके बाद में भी कि आप 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी पहले ज्ञानवापी मस्जिद का इशू खड़ा हुआ, फिर मथुरा का इशू खड़ा हुआ, अब संभल का इशू खड़ा हो गया। तो जब इसके बावजूद भी एक कानून मौजूद है, वो कानून मंजूर जो हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें बीजेपी का भी समर्थन हासिल था, उसके बावजूद भी ये कानून के होते हुए इस तरह के फैसले हो रहे हैं। तो जब आप वक्फ बिल के जरिए से वो तमाम प्रोटेक्शन हमारे हाथ से छीन लेंगे, तो उसके बाद आप मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पे, दरगाहों पे कब्जा नहीं करेंगे। ये तो खुद आज अमित शाह जी की तकरीर जो थी उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि हमारी 123 प्रॉपर्टी जो थी वो मनमोहन सिंह की सरकार ने मुसलमानों को दे दी थी, वो सब वक्फ की प्रॉपर्टीज है। गलत तरीके से हुकूमत ने कब्जा किया था, तो सरकार ने ये फैसला किया था मनमोहन सिंह की कि ये वापस कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को। लेकिन ये जब मोदी जी की हुकूमत आई तो उन्होंने उस फैसले को वापस ले लिया। अब वो आज ये कह रहे हैं कि ये 123 प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हालांकि वो मस्जिदें हैं, वो कब्रिस्तान है, वो सब वक्फ बाय यूजर के तहत में आते हैं, बरसों से वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी थी।
तो जब आपकी नीयत आज इस तरह ये इस बिल के में जो आप कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, हम मुसलमानों के फायदे के लिए ला रहे हैं, इसका फायदा गरीब लोगों को जाएगा, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन से अमेंडमेंट है जिसके जरिए से आप ये करने वाले हैं। उसमें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इसका फायदा गरीबों को जाएगा या ये कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाई जाएगी या वक्फ बोर्ड से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको रोका जाएगा। यानी आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड अगर कुछ कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसका इल्जाम हम पे क्यों लगाएंगे आप? वक्फ बोर्ड तो आपके अंडर में है ना। यानी वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग नियुक्त होकर आते रहे हैं अब तक के, वो कौन लोग होते हैं? वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, वो असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, वो बार काउंसिल से आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं। इस सरकार ने ये कर दिया कि अब वो इलेक्शन ही खत्म कर दिया, नॉमिनेशन करेगी और जो मुसलमान होना शर्त थी वो भी हटा दिया उसके अंदर से। तो ये कहना कि वक्फ बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, तो वक्फ बोर्ड की गड़बड़ी को आपने क्यों नहीं रोका भाई? सेंट्रल वक्फ काउंसिल आपके अंडर में है, वक्फ बोर्ड आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो अगर ये रोकना चाहते थे तो ये रोक सकते थे। या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कब्जे कर रखे हैं, उसका जो किराया देते हैं वो बढ़ा के क्यों दिया आपने? आपको अगर फायदा पहुंचाना था तो आप बढ़ा कर देते, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं इस तरह। एक चीज और अमित शाह ने आज कही, और उससे पहले उनके जो मंत्री हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के किरण रिजिजू, इन दोनों लोगों ने आज पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका उनके साथ है, सरकार के साथ है, और कई ऐसे मौलाना भी हैं, कई ऐसे आलिम भी हैं, धर्मगुरु हैं मुसलमानों के जो पक्ष में दे रहे हैं। और उन्होंने जो अजमेर शरीफ है उसकी दरगाह के जो नसीरुद्दीन चिश्ती, उनकी मिसाल दी और भी कई मुसलमानों की बात की। ये इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 99% मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, यानी मुसलमानों के साथ खड़ा है। ये जो आप 1% लोगों को लेकर तमाशा करते हैं, आज भी क्या हुआ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब के अंदर, और वहाँ पे पार्लियामेंट के सामने कुछ लोग मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मुसलमान 50-60 लोग। तो आप उसको ये दिखाने की, भाई आपने पार्लियामेंट के सामने तक हमने जनता मंत्र पे धरना दिया तो इतने इफ्स एंड बट्स लगाए, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 500 ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, और फिर आपने पार्लियामेंट के करीब जाकर वहाँ पे उनको प्रदर्शन करने का मौका दिया। तो इसका मतलब है कि आपने लाया उनको वहाँ पे। और ये 2-4-5 लोगों से बुनियाद बनाकर ये कहें कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है। 99% लोग जो हैं वो इस संशोधन के खिलाफ है। जो मतलब वो आपका कहना है कि वो किराए के टट्टू थे, किराए के लोग थे वो जो लाए थे? हाँ, बिल्कुल किराए के लोग थे। आप ये बताइए कि ये जो आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्र मंच है, ये कौन लोग हैं भाई? नाम तो मुसलमानों जैसे ही है, लेकिन आरएसएस साथ खड़े हुए, इसका मतलब क्या है? वो आरएसएस के लोग हैं। जी जी जी। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जो बुनियादी वजह है कि मोदी ये जो कानून लेकर आए हैं जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके अगेंस्ट है, बीजेपी का ये भी कहना है कि साहब ये जो कानून है ये तो बरसों पुराना है, कई बार इसको तरमीम किया गया, कई बार अमेंडमेंट हुआ, और उन्होंने बताया भी 95 में हुआ, 2013 में हुआ, उससे पहले 1954-53 में हुआ। तो जब इस कानून को बदला गया तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध नहीं किया। वो कह रहे हैं कि साहब मोदी लाए हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये उनका एक लॉजिक। देखिए, कभी भी कोई भी कानून हमारे देश में लाया जाता है या कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो जिन लोगों के लिए बनाई जाती है उनसे मशवरा किया जाता है। ऐसा हमेशा हुआ है। 2013 में मैं खुद शामिल था उसमें, जितने उस मौके पर जितने बार जितनी बार मीटिंग्स हुई उसमें मैं खुद शामिल रहा हूँ। उसमें हमारे सजेशंस लिए गए, सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे उनको सामने रखा गया, और एक लंबे डिबेट के बाद में सब लोगों की सहमति से वो संशोधन जो है वहाँ पेश किए गए। अभी पहली बार ऐसा हुआ कि आपने वक्फ के ऊपर में अमेंडमेंट बिल लाया, मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल डिफंक्ट है उससे कोई मशवरा नहीं किया, वक्फ बोर्डों से कोई सजेशन नहीं लिया, आपने पेश कर दिया। जब उस पर अपोजिशन ने हंगामा किया तो आपने जेपीसी के हवाले कर दिया। जेपीसी ने पहले तो मिलिट्री के लोगों से बात करना शुरू किया, फिर रेलवे मिनिस्ट्री से बात करना शुरू किया, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात करना शुरू किया। हमने जब इस पर आपत्ति जताई कि भाई जिनका ये इशू है उनसे आप बात नहीं कर रहे, इधर उधर बात कर रहे हैं, तब जाकर फिर हमको दावत दी गई और मुस्लिम संस्थाओं को दावत दी गई। हमने बहुत विस्तार से अपनी बात उनके सामने रखी, जेपीसी के सामने 211 पेज का एक पूरा
डॉक्यूमेंट उनके सामने सबमिट किया, जिसमें एक एक क्लॉज के ऊपर में हमने अपनी बात रखी। उसके बाद जो है उन्होंने जब ये इनवाइट किया कि हमको ईमेल के जरिए से अपनी बात लोग भेजें, सबसे पूछा गया, तो हमने उनसे कहा भाई देखिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए कानून लाया जा रहा है उनसे बात कीजिए। नहीं, उन्होंने सबसे पूछा। फिर भी हमने अपने लोगों से कहा कि बड़ी मात्रा में जो है आप मेल भेजिए, तो तकरीबन 5 करोड़ मेल भेजे गए। हमारे पास उसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ है जी। तो वो मेल भेजे गए। उसके बाद अपोजिशन ने जितने इश्यूज खड़े किए उनमें से किसी पर कोई बात नहीं की, कि सबको नकार दिया। उसके बाद जिस हालत में उनको बिल दिया गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया। तो ये तमाशा नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र के साथ तमाशा है। जी। बहरहाल आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, एपेक्स बॉडी है, आपसे मशवरा नहीं लिया गया। जो आपके नामचीन मौलाना हैं या आपके जो धर्मगुरु हैं उनको उनसे कोई मशवरा सलाह नहीं ली, और बिना मुसलमानों से बातचीत करके मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए एक कानून बना दिया मोदी सरकार ने। ठीक है, तो लेकिन अब ये बताइए, अब तो ये भाई मेजॉरिटी तो मोदी जी के साथ है, वो चाहे नीतीश और नायडू ईडी के डर से गए, सीबीआई के छापे के डर से गए, जो भी डर है, कोई भी दुखती रख पकड़ रखी है। सवाल ये है कि ये कानून पास अगर हो जाता है राज्यसभा से, तो फिर फाइनल स्टैंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या है? मुसलमानों का फाइनल स्टैंड फिर क्या है? देखिए, हमने ये बात साफ कर दी है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी सरकार अगर अपनी हठधर्मी से, जिद से, संख्या के आधार के ऊपर में, यानी अपनी फिगर्स के बुनियाद के ऊपर में अगर ये पार्लियामेंट से मंजूर कर लेती है बिल को, तो बहर हम इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। हमारे साथ जो है इस देश के तमाम इंसाफ पसंद लोग, पीस लविंग पीपल हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारा अभियान सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर हिंदू भी शामिल होंगे, इसमें सिख भी होंगे, इसमें ईसाई भी होंगे, इसमें दलित भी होंगे, इसमें आदिवासी भी होंगे। हम ये देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने किया था, जिस तरह इससे पहले भी ऐसे अभियान छेड़े गए थे इस तरह के काले कानून के खिलाफ में, और हुकूमत को मजबूर किया गया था कि वो ये कानून वापस ले। हम भी उस वक्त तक के कानून, हमारी ये जिद्दोजहद, हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस लिया जाए। तो ये इलियास साहब थे। इलियास साहब ने एक बात आखिर में बड़े पते की कही। उन्होंने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में अगर आपको लगता है कि ये कानून आपके मुखालिफ है तो हम इसका विरोध करेंगे। और एक इंस्पिरेशन जो है, प्रेरणा जो इनको मिल रही है वो किसान आंदोलन से मिल रही है, कि जैसे किसानों का एक जबरदस्त मोर्चा था और देश भर में उसने सरकार पर एक दबाव डाला, जिस तरह से मोदी ने काले कानून वापस लिए, उनको लेना पड़ा, इसी तरह से ये कानून भी वापस लिया जाएगा। तो फिलहाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि देशव्यापी प्रोटेस्ट करने का इरादा है, और ये जो कानून है वो कतई समाज को मंजूर नहीं है। डॉक्टर इलियास, आप आए, बड़े मसरूफ थे आप और बहुत बिजी भी होंगे, फिर भी आपने वक्त दिया हमारे ऑडियंस को, दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच सर।